हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री से लेकर के आ गया हूं, जो कि है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से टॉप 60 प्लस क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। इसमें मैं दिल्ली सल्तनत को शुरू से, यानी कि जो आक्रमण होता है मोहम्मद, गौरी और गजनवी के समय से लेके, अरब आक्रमण के समय से लेके दिल्ली सल्तनत के एंड तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाएं। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा तो मैं उसके बाद इनके राजाओं से रिलेटेड जो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलते हैं, उन टॉपिक्स पे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फिलहाल आप ये 60 प्लस क्वेश्चंस एंजॉय कीजिए। इसका पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दिल्ली सल्तनत के बारे में अपना जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपको जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के 60 प्लस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहां पर है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो देखिए, पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो अरब देश से आया था, अरब देश से आया था, और इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। और यह कहाँ का निवासी था? अरब देश का, मैंने आपको फिर से बता दिया। और उसके समय जब उसने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने भारत के सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था। और उस समय वहाँ का राजा तो वो था राजा दाहिर, ठीक है, दाहिर था। और दाहिर और कासिम यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के बीच में सिंधु नदी के तट पर लड़ाई हुई थी, जिसका नाम है रावर का युद्ध। ठीक है, आप नोट करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में जो फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसका नाम था रावर। ये इस तरह से आप, ये रावर का युद्ध जो कि सिंधु नदी के तट पर हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि दाहिर की हार हुई थी, इसमें दाहिर हार गया था। और इस हार का असर क्या हुआ? इस हार का असर ये हुआ कि भारत में मुस्लिम का जो है वो साम्राज्य फैला। और इसके कारण ही राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसी ने सबसे पहले जजिया कर भी लगाया था, जो कि गैर मुसलमानों पे लगने वाला एक टैक्स होता था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। और उसका जो पहला आक्रमण है वो 1001 ईस्वी में हुआ था, 1001 ईस्वी में। और उसका आखिरी युद्ध जो है वो 1027वें ईस्वी में हुआ था। यानी कि पहला युद्ध 1001 ईस्वी में, और 17वां जो युद्ध नहीं, उसका आक्रमण, और 17वां आक्रमण जो है वो 1027 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गजनवी ने जो आक्रमण किए थे उसमें उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण उसका 16वां आक्रमण था। और ये 16वां आक्रमण उसका था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में उसने किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के सर्वाधिक आक्रमणों में सबसे सर्वाधिक आक्रमण क्या था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और ये उसका 16वां आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसने क्या किया था? मंदिर को तोड़ दिया था, और वहां से अपार धन संपत्ति, हीरे और जवाहरात, ऐसा माना जाता है कि यहां से उसे इतने धन संपत्ति और हीरे जवाहरात मिले थे कि वो सारे के सारे धन संपत्ति को अरब नहीं ले जा पा रहा था। वो उसके पास अरब ले जाना उसको मुश्किल पड़ रहा था, इतना ज़्यादा था। तो उससे उसने सेलेक्टेड, यानी कि कुछ छोड़ दिए थे और कुछ वो अपने साथ ले करके गया था। और वो सारे हीरे जवाहरात लेकर जो है वो वापस अरब लौट गया था। ये याद रखेंगे आप। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने की बात है कि जो महमूद गजनवी, इसका जो अंतिम आक्रमण के बारे में आप जानते होंगे, जो 1027 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था उसके विरुद्ध? क्योंकि सोमनाथ से जो वापस जा रहा था अरब, तो रास्ते में उसे सिंध के जो जाट हैं उसने उस पर अटैक कर दिया था और उसको लूट लिया था उस समय। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे।
आगे देखते हैं अल-बरूनी किसके शासनकाल में साहित्यकार था। अल-बरूनी का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इस्लाम साहित्यकार रहे हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी जो है वो दरबारी था महमूद गजनवी का, और वो एक कवि और इतिहासकार भी था। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, याद रखेंगे आप कि महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उसी समय यह भारत आया था। और अल-बरूनी जो है इसको संस्कृत भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। और यह एक प्रश्न भी आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो वो अल-बरूनी ही था, क्योंकि इसको संस्कृत का ज्ञान था और यह उस ज्ञान को यूज करके ये कुरान में मैं पुराणों की बात कर रहा हूं, वेद पुराण जो होते हैं, तो पुराणों का अध्ययन इसने किया था। और अल-बरूनी का एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसको तहकीके हिंद या फिर किताब उल हिंद भी कहते हैं, वो इसी के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में लिखा यह गया है कि उसने भारत जो आया था उसने जो भारत को अपने नजरिए से देखा, तो उसने भारत का विवरण लिखा है इसमें। नेक्स्ट है आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। शाहनामा एक आत्मकथा है, यह इसके लेखक कौन है। तो शाहनामा जो है इसके लेखक हैं फिरदौसी, और यह महमूद गजनवी के ही दरबार में रहता था। याद रखेंगे आप, ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। और जो फिरदौसी ने जो शाहनामा ग्रंथ लिखा था, इस पुस्तक में ईरान के शाही राजवंश का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था। ये काफ़ी डीप क्वेश्चन वैसे होते हैं, लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर दूं कि शाहनामा जो है ये इसमें ईरान के शाही वंश के बारे में चर्चा लिखी हुई है। अब ये देखिए कि ये हमारे देश का क्या है कि दुर्भाग्य ही कहिए कि वैसे इस बातों को यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब नहीं है, लेकिन बस यही है कि ये शाहनामा जिसमें भारत के बारे में लिखा हुआ नहीं है, आप बताइए ईरान के शाही वंश के बारे में लिखा हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है भारत में। तो ये एक बिल्कुल ही दुर्भाग्य की बात है, लेकिन फिर भी अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस हिसाब से ही हमें पढ़ना होगा, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर बनाना है। तो जो यहाँ पे कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही हाल है। तो अंधेर नगरी और चौपट राजा में प्रजा भी वैसी ही होती है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। याद रखें 1191 ईस्वी में। और यह युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी इसमें। वही फिर एक साल के बाद 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकेंड वार हुआ था, सेकेंड तराइन वार हुआ था। और इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था किसने। तो ये मोहम्मद गौरी को पहली बार हार का स्वाद चखाने का जो श्रेय जाता है वो भीम द्वितीय को जाता है, भीम द्वितीय। ठीक है, इसने पहली बार हराया था इसको। और यह 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था, तो उस समय वहां का शासक पघोल वंश का, ये पघोल वंश के शासक थे। ठीक है, पघोल वंश के राजा थे भीम द्वितीय। और इन्होंने आबू पर्वत की तलहटी में यह लड़ाई की थी, जिसमें भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों द्वारा। यानी कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने राज किया। दिल्ली सल्तनत पे आपको बता दूं कि कुल 5 राजवंशों ने राज किया था। 5 राजवंशों ने। क्या क्या नाम था। खिलजी, सबसे पहले दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश, कुछ भी इनको कहा जाता है। आपको गुलाम से ज़्यादा याद होगा। सबसे पहले गुलाम आया, फिर आया खिलजी, फिर आया तुगलक, फिर आया सैयद, फिर आया लोदी। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश 1206 में स्थापित हुआ
और यह 1290 तक चला। ठीक है, फिर उसके बाद आया खिलजी वंश जो 1290 ईस्वी में स्थापित हुआ और 1320 ईस्वी तक चला। उसके बाद तुगलक आया, तुगलक जो आए वो 1320 में आए थे और ये 1414 तक चले, लगभग 100 साल तक इनका शासन रहा, लगभग हो गया 94 साल। फिर आए सैयद, सैयद ने भी कुछ समय तक शासन किया, इनका शासनकाल रहा 1414 से 1451 तक। और उसके बाद एट द एंड आए लोदी जो कि 1451 से 1556 तक शासन किया इन्होंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शासन किया है यहाँ पे किसने, तो सबसे ज़्यादा तुगलक, तुगलकों ने सबसे ज़्यादा शासन यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप। अगर मैंने तो यहाँ पे ऊपर ऊपर लिख दिया, आप नोट चाहे तो कर लें या फिर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया था। और ऐसा माना जाता है कि जब तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, तो उस समय उसको बंदी उसको बनाने के जब प्रयास किया जा रहा था, तो यही यानी कि मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक ही था जो बचा करके लेके भाग गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसके आपको ये पता होना चाहिए कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मौत है, मृत्यु है, वो पोलो, जिसको उस समय चौगन बोला जाता था, चौगान, उसको उस समय ये बोला जाता था चौगान। ठीक है, चौगान एक खेल है, उसको खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हो गई थी। और इसके बाद दिल्ली का जो है शासक बना था वो इल्तुतमिश बना था, याद रखेंगे आप, इल्तुतमिश। ठीक है, कौन बना था? इल्तुतमिश। वैसे देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि इल्तुतमिश बना तो था, ऑफिशियल यही माना जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप डीप चले जाएंगे यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है वो इल्तुतमिश ही हो जाएगा। लेकिन इल्तुतमिश का जो है 1211 ईस्वी में बना था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है वो 1211 ईस्वी में बना था। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इल्तुतमिश से भी पहले आराम शाह नाम के एक राजा हुए थे। आराम शाह, जैसे नाम से है, ये भी काफ़ी आराम पसंद ही थे। तो आराम शाह जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पुत्र था। इसने मात्र 8 महीने ही शासन किए थे, 8 महीने ही शासन किए थे। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आराम शाह का नाम नहीं आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इल्तुतमिश ही टिक करवाया आपको, लेकिन सही जानकारी देना मेरा आपको फ़र्ज बनता है। तो इसने 1210 से लगभग 1211 तक शासन किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यह पुत्र था और इसको क्या है कि 8 महीने तक इसने शासन किया। और इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट एक जड़ नामक स्थान पे इसे पराजित करके इसकी हत्या कर दी और अपने शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया था। तो याद रखेंगे, यहाँ पर तो मैं इल्तुतमिश आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप ये चीज़ नोट करके रखेंगे कि आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह जो है, क्योंकि किसी भी राजा का उसका पुत्र ही होता है जो ऑटोमेटिक वहाँ का राजवंश संभालता है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका जो आराम शाह है वो ऑटोमेटिक राजा बन गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगन पोलो खेलते वक्त हुई थी? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया था कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यह दरबारी भाषा थी फारसी दरबारी भाषा थी इसकी, याद रखेंगे। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना ये करी थी लोदी वंश के सिकंदर लोदी ने। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था, 1504 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम,
तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मंदिर, और ये दिल्ली में मेहरौली के निकट है। याद रखेंगे आप, दिल्ली में मेहरौली के निकट है कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, आगे है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है यह एक पहले संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, संस्कृत विद्यालय था, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है ये संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये जो 2.5 दिन का जो यहाँ पे जो एक संस्कृत विद्यालय था, इसका प्रारंभ जो है वो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ही निर्मित एक संस्कृत विद्यालय था। और विग्रहराज चतुर्थ जो है वो चौहान वंश के शासक थे। आपको पता होगा विग्रहराज जिस वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, तो उसी वंश के शासक थे ये विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, यानी कि उससे पुराने थे, इनके पूर्वज रहे होंगे वो। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को किसने पूरा किया था? तो पूरा शुरुआत जो है कुतुब मीनार को, आप ये चीज़ याद रखेंगे कि कुतुब मीनार को बनाने का शुरुआत जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और यह मीनार जो है वो नई दिल्ली में है, और उसकी ऊंचाई लगभग 72.5 फीट है, 72.5 मीटर है, जो कि 237.8 फीट मानी जाती है। ठीक है, ये 5 मंजिला इमारत है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक और बात इसमें पूछा जाता है एग्जाम में कुतुब मीनार के बारे में कि जब इसका काम पूरा हो गया था तो बाद में तूफान के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था, और इसका कुछ भाग जो है मरम्मत की जरूरत थी। तो उसका मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और एक बार और सिकंदर लोदी ने भी करवाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का भी इसमें हाथ है, और बनवाना शुरू किया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बीच में उसकी मृत्यु हो गई थी, और बाद में इल्तुतमिश ने उसको आके कंप्लीट करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान के बारे में आपको बता दूं कि ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। अब देखिए इल्तुतमिश के बारे में आपको बता दूं, इल्तुतमिश 1211 में शासन पे बैठा था, और यह 1236 तक इसने शासन किया। ठीक है, 1236 तक इसने शासन किया, और इसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान जो है वो, इसकी मृत्यु के तुरंत बाद रुकनुद्दीन फिरोज बना था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो है इसको जनता ने हटा दिया गद्दी से, और फिर रजिया सुल्तान जो है ये गद्दी पर बैठी थी। तो ये 1236 में ही बैठी थी, याद रखेंगे आप। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले, बलबन भी आपको पता होना चाहिए कि ये गुलाम वंश का ही शासक था, तो यह सुल्तान बनने से पहले प्रधानमंत्री था। तो किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इसने 1246 से 1265 तक शासन किया था, और इसके बाद नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन ही 1266 से शासन पे बैठा था। ठीक है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने सम्राट की राजधानी घोषित करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला
दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ठीक है, यह इल्तुतमिश ही था, याद रखेंगे आप। इल्तुतमिश यह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। याद रखेंगे, यह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, और साथ ही साथ उसने सल्तनत काल के 2 महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए थे, जिसके एक था चांदी का टका, चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसको टका कहा जाता था, टंका, और दूसरा था तांबा का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता था। ठीक है, और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में लाहौर ही था इनका राजधानी, और मोहम्मद गौरी ने भी जितने समय तक यहाँ पे शासन किया उसमें लाहौर ही इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने दिल्ली ट्रांसफर किया था 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में। और इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगानी, जिसमें 40 अमीरों के गठन किया था, जिसको गुलाम चालीसा या दल चालीसा कहते थे, इसने काम किया था। तो इल्तुतमिश ही था वो। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की ही देन था। अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के एक मैं आपको बता दूं कितना स्ट्रिक्ट था ये, कि अगर आप किसी बनिए से सामान लेते हो और वह आपको 50 ग्राम का भी वो आपके साथ धोखाधड़ी करता है, और यह बात अगर सुल्तान को पता चल गई, तो अलाउद्दीन खिलजी उस व्यक्ति, उस दुकानदार के शरीर से 50 ग्राम मांस खिंचवा लेता था, 50 ग्राम मांस काट लिया जाता था उसके शरीर से। तो इस वजह से वहां पर ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ईमानदारी बरती जाती थी। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली में ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसके बारे में कभी आपको जब मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो ये बस एक चीज़ मैं बता रहा हूँ बाजार नियंत्रण प्रणाली में किस तरह से ये कंट्रोल करता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी शुरू की थी। आगे है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खान का वास्तविक नाम था तैमूजीन। तैमूजीन, ठीक है, और यह मंगोलिया का निवासी था, और जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तब दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ठीक है, याद रखेंगे आप, इल्तुतमिश ही था। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, याद रखेंगे। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में शुरू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो यह था बलबन। ठीक है, बलबन था, और इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा भी अपने दरबार में शुरू किया था। सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस दोनों ही गैर इस्लामिक माने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी इसने इन दोनों को अपने दरबार में शुरू किया था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे कि अमीर खुसरो का जो जन्म है, अमीर खुसरो का जन्म ये हुआ था पटियाली में, पटियाली कस्बे में। ये एटा के पटियाली, एटा यूपी में पड़ता है, एटा। ठीक है, यूपी के एटा के पटियाली कस्बे में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में आपको मैं आगे और भी अभी बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी, सभी क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से ही रिलेटेड है। कोई उसके कवियों के बारे में है, कोई उसके दरबारियों के बारे में है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। बस आप इस पर थोड़ा सा अपना प्यार देना, और इसको ढेर सारा लाइक और शेयर अगर आप कर दें तो मैं काफ़ी आपका काम से सराहनीय काम मैं मानूंगा, और मैं पार्ट 2 भी इसका जल्द से जल्द आपके लिए बना के लाऊंगा। बाकी आप पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? इक्तेदारी प्रथा जो है, इक्तेदारी प्रथा ये इल्तुतमिश ने ही चलाई थी। इक्तेदारी, ठीक है, याद रखेंगे, इक्तदारी प्रथा जो है यह चलाई थी इसने, इल्तुतमिश ने। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता दूं कि इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश।
लाख बक्स, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला कौन भारतीय सुल्तान था जिसको लाख बक्स के नाम से जाना जाता था? तो लाख बक्स के नाम से हम जानते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये क्यों कहते थे लाख बक्स? क्योंकि यह लाखों में दान देता था, यह लाखों में दान देता था, और इस कारण से जो है, इस कारण से यह लाख बक्स कहलाया। वहीं आपको बता दूं कि यह बहुत ही उदार और दानी था, इसीलिए इसको हातिम द्वितीय भी कहते थे। और साथ ही साथ यह बहुत सुरीला गाता था, इसलिए इसको कुरान ख्वां, कुरान, ये सब अलग अलग इसके नाम, इसके सरनेम हुए थे। ये आधा ख है, ये तो आरा, ये ठीक है, ये वह होगा, तो कुरान ख्वां, कुरान ख्वां भी इसको कहते थे। वहीं कई कई जगह पे आपसे हो सकता है कि ऐबक का भी मतलब पूछा जा सकता है। तो ऐबक जो है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है, ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। तो कई सारी चीजें हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री इब्न बतूता जो है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और यह अफ्रीका महादेश के मोरक्को नामक देश से आया था, ठीक है, अफ्रीका महादेश के मोरक्को नामक देश से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और इसने जो अपनी भारत आते आते जो इसने यात्रा करी थी और वापस जो लौटा था, इस दौरान जो उसकी यात्रा हुई थी, तो अपने यात्रा वृत्तांत को इसने रेहला, ठीक है, रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसमें वर्णित किया है। तो इसके बारे में भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के, देखिए इसको नसरुद्दीन महमूद से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये तुगलक है। नसरुद्दीन महमूद जो है, ये 1246 से 1265 तक गुलाम शासक किया था, ये गुलाम वंश का शासक था। वहीं नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये शासक था तुगलक वंश का। नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो है, ये तुगलक वंश का शासक था, और इसी के शासनकाल में अटैक किया था तैमूर लंग ने, तैमूर लंग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये एक प्रकार का टैक्स होता था, कर यानी कि टैक्स। जजिया जो होता है वो टैक्स होता था, कर होता था जो गैर मुसलमानों पे लगाते थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो आपको मैं बता दूं कि कुछ समय तक मोहम्मद गौरी ने भी भारत में शासन किया था, तो उसने अपने जो सिक्के चलवाए थे तो उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदरे सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को सिकंदरे सानी कहता था ये, यानी कि दूसरा सिकंदर, ये कौन था? तो ये कहलाता था खुद को, ये कहता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो स्वयं को सिकंदरे सानी या दूसरा सिकंदर कहता था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? दक्षिण विजय, दक्षिण साउथ में, तो ये जो है इसने मलिक कफूर को सौंपा था। मलिक कफूर जो है, खफूर, उसे कफूर नहीं खफूर कहा जाता है। मलिक खफूर जो है यह एक किन्नर था, हिजड़ा था, और इसका एक और उपनाम है हजार दिनारी, ठीक है, हजार दिनारी। अब इसके हजार दिनारी क्यों कहते थे? हजार दिनारी इसलिए कहते थे क्योंकि अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में इसे खरीदा था, 1000 दिनार में इसको खरीदा था। और बाकी अगर आपने ये मूवी देखी होगी पद्मावती, तो उसमें भी मलिक कफूर के बारे में जिक्र है, और ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ये क्लोज था अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था? भारत का तोता या फिर तूतिए हिंद, ठीक है। तो ये भारत का तोता ये कहा जाता था अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो को, याद रखेंगे आप।
नेक्स्ट है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? मनियारों का राजकुमार, तो मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहते थे। आगे है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? चमड़े की प्रतीक यानी कि सांकेतिक मुद्रा, चमड़े की सांकेतिक मुद्रा, इसको शुरू किया था भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को हम आज देखते हैं, उसका अंततः पुनर्निर्माण किसने करवाया था? यानी कि पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया था? तो इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी स्थानांतरित करने वाला राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवार ए खैरात, दीवार ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवार ए खैरात नामक जो एक व्यवस्था है, दीवार ए खैरात, तो दीवार ए खैरात नामक ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और यह एक दान विभाग था, दान विभाग था, और इसका काम था अनाथों, विधवाओं और गरीबों का भरण पोषण करना, उनकी देखभाल करना। ठीक है, तो दीवार ए खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था, तो यह प्रसिद्ध था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आगे है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और आपको पता होना चाहिए कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वही दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी हार गया था बाबर से और उसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ी थी। ठीक है, और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी, तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, गुलरुखी उसका उपनाम हुआ करता था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर कौन सी उपाधि धारण? देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की थी, मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। अब देखिए क्यों नहीं की थी सुल्तान की उपाधि धारण? क्योंकि इसको जो है सुल्तान की उपाधि धारण वो तभी कर सकता था जब बगदाद से खलीफा जो है, खलीफा वहाँ के जब होते थे तो वो इनको मान्यता दे कि आप सुल्तान की उपाधि धारण कर सकते हो, तभी। तो इन्हें उसकी मान्यता नहीं मिली थी, इसी कारण से इसने मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। और सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये मैंने बताया कि इल्तुतमिश ने धारण की थी। इसने 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतरिस मिल्लाह, ठीक है, अल मुल्तरिस मिल्लाह जो है उस समय खलीफा हुआ करते थे, उसने उससे सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त की थी। तो इसीलिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे क्या कहा जाता था? जिसे कहा जाता था कि उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखेंगे, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम, तो ये क्यों ऐसा कहा जाता था ये भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल बताऊं कि गुलाम का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गौरी का। तो देखो, गौरी से शासनकाल आया ऐबक के हाथों में जो कि एक गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और ऐबक के बाद सत्ता हाथ में आई थी इल्तुतमिश के, तो इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था।
ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में आपको बता दूं कि यह शमसी वंश के इलबाड़ी जाति का तुर्क था। कई बार ये भी चीजें पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कौन था? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश। भारत में निर्मित पहला मकबरा किसे माना जाता है? भारत में निर्मित पहला मकबरा माना जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये इल्तुतमिश ने ही निर्माण करवाया था, ठीक है। और यही माना जाता है भारत में पहला मकबरा। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था और अंतिम सुल्तान हुआ था, अंतिम सुल्तान बना था शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स यह गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करके गुलाम वंश की जगह खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का संस्थापक, तो अभी मैंने आपको बताया कि खिलजी जो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे शमसुद्दीन क्यूमर्स, उसको मार के जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो जलालुद्दीन खिलजी ही संस्थापक होगा। खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान कौन था? तो खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान था, खिलजी वंश का आखिरी सुल्तान जो था वो था नसरुद्दीन खुसरो खां। नसरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी बना था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और इसके बनने से पहले मलिक कफूर ने शहाबुद्दीन उमर जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, यह अलाउद्दीन का एक बेटा था, नाबालिग बेटा था, 5 साल का था, इसको दिल्ली का सुल्तान बनाया था, ठीक है। बाद में मलिक कफूर को राजमहल के रक्षकों ने मार दिया। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही वफादार नौकरों में से एक था, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के इसको मार दिया और उसके बेटे को भी मार दिया और फिर बनाया कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को 1316 में सुल्तान। वो उसने 1320 तक शासन किया और उसके बाद बना नसीरुद्दीन खुसरो खान। यह पहले हिंदू था और बाद में मुसलमान बन गया। और इसे जो है प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का सुल्तान बना था। इसे प्रथम भारतीय सुल्तान भी कहा जाता था और साथ ही इसे पैगंबर के सेनापति की इसने उपाधि ली थी, ठीक है। पैगंबर के जो सेनापति, इसे पैगंबर के सेनापति इसको कहा जाता था। और इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और फिर तुगलक वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट देखेंगे कि तुगलक वंश के संस्थापक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो खां को मारा था और तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक हो गए। तुगलक वंश के आखिरी राजा कौन थे? तो तुगलक वंश के आखिरी राजा कौन हुए? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके शासनकाल में मैंने आपको बताया था कि किसने अटैक किया था? तैमूर लंग ने इसके शासनकाल में ही आक्रमण किया था, ठीक है। 1398 ईस्वी मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक कमजोर राजा था। और इस नसरुद्दीन जो है वो दिल्ली का अंतिम तुर्की सुल्तान था, याद रखेंगे। ये 1412 में मारा गया था। यह तुर्क का अंतिम सुल्तान था, ठीक है। और इसके बाद आया था सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने। ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ये 1414 ईस्वी में इसने शासन किया था। अब देखो, आप बोलोगे यहाँ पे कि मैंने तो यहाँ पे बताया कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1412 में मारा गया था और सैयद वंश की स्थापना 1414 में हुई। तो बीच में 2 साल, 12 से 13 और 13 से 14, ये बीच क्या हुआ? किसी ने शासन नहीं किया? तो नहीं, शासन हुआ था। इस बीच 1.5 वर्ष की अवधि तक दौलत खां नामक एक सरदार थे जो तुगलक सल्तनत काल में जो है वो वजीर रहे थे। तो ये उसके बाद शासक बने थे। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं की, कोई शाही उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने
तुगलक के नाम पर ही सिक्के ढलवाए, उसी के नाम पर शासन करता रहा। और बाद में खिज्र खां, जो कि खिज्र खां जिसे तैमूर ने मुल्तान, ठीक है, तैमूर लंग की बात मैं कर रहा हूं, तैमूर लंग ने इसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। उसने इस दौलत खां को गद्दी से हटाया और स्वयं सुल्तान बन बैठा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ऐसा लगे कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक को खिज्र खां ने मार के बना था, तो नहीं, वो 1412 में मर गया था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, और 1412 फिर 1414 में दौलत खां को गद्दी से हटाकर खिज्र खां जो है ये बना सैयद वंश का पहला शासक। ये अरबी मूल का था, ये भी चीज आप याद रखेंगे, ये अरबी मूल का था खिज्र खां, और यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था। सैयद वंश का आखिरी शासक कौन था? सैयद वंश का आखिरी शासक कौन हुआ? तो सैयद वंश का आखिरी शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह ये सैयद वंश का आखिरी शासक था, और मोहम्मद शाह का ये अयोग्य और विलासी पुत्र था। 1451 में, ठीक है, 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और भारत में प्रथम अफगान वंश की नींव रखी। प्रथम अफगान साम्राज्य जो है वो बहलोल लोदी ने रखा, और ये प्रथम अफगान वंश बहलोल लोदी ने रखा। ऑप्शन नंबर यही मेरा इसका क्वेश्चन भी था। मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में ही मारा गया, मध्यकाल का प्रथम शासक जो युद्ध स्थल में ही मारा गया, ये बना था इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? अब ये बहुत से लोग, आपने टीवी वगैरह डिबेट में भी देखा होगा, लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने इसको ऑफर दिया था, लेकिन नहीं, इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां ने आमंत्रित किया था। दौलत खां लोदी और आलम खां, देखिए दौलत खां जो है ये पंजाब के गवर्नर थे, और आलम खां जो है ये इब्राहिम लोदी के चाचा थे, जो कि दीपालपुर के गवर्नर थे। तो याद रखेंगे ये बात। किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर कसाईयों के लिए मांस तौलने के लिए दे दिया था? किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था? तो ये दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। महमूद गजनवी किस वंश का राजा था? महमूद गजनवी जो है ये था यामिनी वंश का शासक। महमूद गजनवी यामिनी वंश का शासक था, याद रखेंगे आप, यामिनी वंश का शासक। और मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गौरी शशबनी वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 61 क्वेश्चन थे हमारे, 60+ आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत से। ये पार्ट 1 था। एक और पार्ट इसका तभी आएगा जब आप इस पर थोड़ा अच्छा व्यू देंगे। कम से कम अगर इस पे 500 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस पे इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।